मैं करिश्मा सिंह और आप देख रहे हैं शीतयोग न्यूज़। आज हम मौजूद हैं औरंगाबाद के प्रख्यात विनोद ट्यूटोरियल में और हमारे साथ विनोद ट्यूटोरियल के निर्देशक विनोद सर मौजूद हैं, जो काफ़ी लंबे समय तक औरंगाबाद में शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। आइए आज हम इनसे बातचीत करते हैं और औरंगाबाद में शिक्षा से जुड़ी जानकारी लेते हैं और इनका शिक्षा से संबंधित इनको अब तक क्या अनुभव रहा है बताएंगे। नमस्ते सर। नमस्ते करिश्मा जी, आपको और धन्यवाद देता हूँ शीतयोग न्यूज़ को कि जो औरंगाबाद की शिक्षा जगत में जिनका एक्सपीरियंस है उनका आप रुझान लेने आई हैं। तो मैं सबसे पहले बता दूं आप सभी दर्शकों को, मैं विनोद ट्यूटोरियल की ओर से विनोद सर का नमस्कार। और जहां तक शिक्षा का सवाल है औरंगाबाद में, और जहां तक मेरा आम जीवन या मेरा अपना करियर की बात रहा है, तो शिक्षा के साथ मैं बहुत स्ट्रगल किया हूं। जब मैं छोटा था तो मेरे पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, पिताजी का दुकान था। किसी तरह हमने मैट्रिक किया, मैट्रिक के बाद हमने खुद से ट्यूशन पढ़ा करके हमने अपना इंटर किया, ग्रेजुएशन किया, एमए किया। उसके बाद से हम 2004 से ही पढ़ाना शुरू किए, बच्चों को होम ट्यूशन करते थे। उसके बाद धीरे धीरे मैंने कोचिंग किया और आज के डेट में मेरे पास जो है बच्चे जो है 10, 12 सब मिला करके लगभग 350-400 बच्चे हैं। तो औरंगाबाद शिक्षा के मामले में सभी जिलों से अव्वल है। यहाँ के बच्चे जॉब में भी रिजल्ट देते हैं, मैट्रिक भी नंबर 1 है, इंटर भी नंबर 1 है औरंगाबाद ज़िले का। यहाँ का जितने भी शिक्षक हैं सब जो जी तोड़ मेहनत करते हैं अपने क्षेत्र में, जो जिस सब्जेक्ट का टीचर हैं। खासकर मैं अंग्रेजी और हिंदी पढ़ाता हूँ इंटर में, मैट्रिक तक सारे सब्जेक्ट। तो जी तोड़ मेहनत करके औरंगाबाद के शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम करता हूँ। और मैं 2004 से इस कोचिंग को 2004 में मैंने मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया। 2004 से ही मैं पढ़ाने के क्रम में उतर गया। जैसे मैंने बताया कि मैं गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ, कि मिडिल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। खुद जो है मेहनत करके बच्चों को पढ़ाना होता था, पढ़ना होता था। इसलिए 2004 से मैंने स्ट्रगल किया और स्ट्रगल 2 बच्चों से शुरू किया, 2 से 4 हुआ। इसी तरह बढ़ते बढ़ते आज मेरे पास 15 शिक्षक भी हैं, है ना, और लगभग जो है 400 से 500 बच्चे भी हैं। और इसमें मैं इंग्लिश हिंदी पढ़ाता हूँ। इसके साथ लाइब्रेरी की भी व्यवस्था किया है। इसके बाद इस बार एक नई योजना है कि आर्ट्स में बहुत सारे बच्चों का रुझान जा रहा है आर्ट्स क्लासेस में। तो आर्ट्स में भी इस बार मैं शिक्षकों के साथ बैठकर बातें कर रहा हूँ कि इस बार आर्ट्स की क्लास भी खोली जाए। क्योंकि साइंस का, कॉमर्स का तो बहुत सारे क्लासेस हैं, आर्ट्स वाले बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, जबकि कंपटीशन लेवल में आर्ट्स का बहुत महत्वपूर्णता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए, है ना, औरंगाबाद आप कंपटीशन लेवल का बात किए, तो कंपटीशन लेवल के लिए बच्चों को किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए? कंपटीशन लेवल से बच्चों को मैट्रिक बाद इंटर में ही, खासकर मैं इंग्लिश की बात करता हूँ, बिना इंग्लिश का कंपटीशन अभी निकालना, चाहे एसएससी हो, है ना, चाहे यूपीएससी हो, इस समय इंग्लिश का महत्वपूर्णता है। तो जो बच्चे इंटर करते हैं तो उस बच्चे को इंटर लेवल से ही कंपटीशन में खासकर इंग्लिश के प्रति रुझान उत्पन्न करना चाहिए। क्योंकि बिहार बोर्ड के बच्चे होते हैं, अब इंग्लिश पर 10वां क्लास तक इम्पॉर्टेंट है नहीं, बच्चे समझ नहीं पाते इंग्लिश का इम्पॉर्टेंट। जैसे ही 11-12 में जाते हैं, इंग्लिश 100 मार्क्स का होता है, तब वो फिर भी इंग्लिश बच्चे नहीं पढ़ते हैं, फिर भी जैसे आते हुए भी इंग्लिश को समझ नहीं पाते हैं और जवाब नहीं दे पाते। अच्छा, इसमें इंग्लिश पढ़ नहीं पाते 11-12 के बच्चे। इसमें ज़्यादातर जो है जिम्मेदार साइंस टीचरों का है। अब देखिए, थोड़ा सा साइंस टीचर सुनेंगे तो उनको दुख लगेगा, लेकिन हकीकत है। कोई कोई साइंस टीचर तो यहाँ तक कहते हैं कि इंग्लिश फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ोगे, राम आम खाता है, यही ना पढ़ोगे। जब अब बताइए, वो केमिस्ट्री के टीचर हैं, वो फिजिक्स के टीचर हैं, वो मैथ के टीचर हैं, अब वो कह रहे हैं कि इंग्लिश का क्या इंपॉर्टेंस है। कि केवल तो इंग्लिश का तो इम्पॉर्टेंस है, जो इंटर बाद बच्चों को पता चलता है कि इंग्लिश का क्या इंपॉर्टेंस है। अभी के डेट में विदाउट इंग्लिश वी कांट सक्सेस इन एनी एरिया। बिना इंग्लिश का किसी भी सेक्टर में आप बढ़ नहीं पाओगे। अगर जॉब लेना चाहते हो, प्राइवेट जॉब में ही फ्लुएंट इंग्लिश होना चाहिए। आज जो भी रिसेप्शन काउंटर पर बैठते हैं, वह बात करने का शैली होता है, वो स्पोकन करते हैं, इंग्लिश करते हैं। जहाँ पर कंपटीशन लेवल की बात हो, एसएससी का जॉब की बात हो, एसएससी पूर्णतः ही इंग्लिश पर आधारित है। और इंग्लिश नहीं है तो उनका जॉब नहीं लगेगा। वो केमिस्ट्री काम नहीं देगा फिर इंग्लिश से, मतलब कंपटीशन लेवल में स्पेशली फिजिक्स काम नहीं देता है, इंग्लिश और मैथ काम देता है। तो इसमें जहाँ तक जिम्मेदार हम समझते हैं औरंगाबाद के साइंस टीचरों का बहुत इसमें जो है बच्चों को इंग्लिश ना पढ़ने देना में उनकी कमी खलता है। आप काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे कोचिंग संस्थान चला रहे हैं, तो अब तक का क्या अनुभव रहा है आपका?
मेरा अनुभव कोचिंग संस्थान में रहा है कि यहाँ के बच्चे बहुत ही पढ़ने वाले होते हैं, है ना, बहुत पढ़ने वाले मेहनती होते हैं। ज़रूरत है उनको गाइडलाइन करने का। अभी के डेट में बेरोजगारी की दुनिया भी आ गई है। इस बेरोजगारी में मैट्रिक इंटर पास कर भी बच्चे शिक्षा में उतर जा रहे हैं, कोचिंग खोल दे रहे हैं और अपने आप को बिहड़ समझ रहे हैं। कोचिंग शिक्षा क्या है, शिक्षक क्या होते हैं, इसका कुछ लोग मायने नहीं समझ पाते हैं। बस बच्चों को पढ़ाते हैं, बस जो मन में है सब बोलते हैं, बच्चा हा हा करके करते रहता है। अब शिक्षा का माहौल गंदा होते जा रहा है शिक्षकों के माध्यम से। तो आप शिक्षक हैं और शिक्षक की जवाबदेही होती है कि शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य करो, युवाओं बच्चों के बीच अच्छा संदेश दें। तो जैसा आप बता रहे हैं अब शिक्षा के क्षेत्र में गलत हो रहा है, तो इसके लिए आप शिक्षकों का कोई प्रयास है? शिक्षकों का अब देखिए, बहुत सारे शिक्षकों को जो वैसे करते हैं पर्सनली हमने मना किया, लेकिन बोले कि आप ओल्ड ट्रेड का हो गए हैं सर, से ये अच्छा है, नया ट्रेड आ गया है ना, नया ट्रेड आ गया। बच्चों के बीच में गाना गाइए, डांस करिए, ये सब नया चीज़ आ गया है, करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, जो महीने से बोलते रहिए। अच्छा, बच्चा को भी वही पसंद है, जो ओरिजिनल टीचर होते हैं, पढ़ाने वाले टीचर हैं, उनके पास बच्चे जा नहीं, बस जा रहे हैं, बस ऐसे कर रहे हैं। और जहाँ तक औरंगाबाद के सवाल है शिक्षा के क्षेत्र में सुधार का, तो मैंने बहुत प्रयास किया, कर भी रहे हैं। अब यहाँ तक बात देखिए, जब 2004 से हमने आया, हम दिव्यांग हैं, और जब हम 2004 में हमने आईएससी करना सोचा तो पैसा के अभाव में हम आईएससी नहीं कर पाए। कोई यहाँ पर संस्थान में बहुत चलता था उस समय, कोई मैंने कॉपरेट भी नहीं किया कि हाँ चलो तुम दिव्यांग हो, पैसा नहीं है, फिर भी तुमको हम पढ़ा देंगे, कोई ऐसा नहीं किया। लेकिन हम उसी दिन प्रण की बहुत दर की ठोकरें खाए थे, बड़ा रोए भी थे अपने आप में कि दिव्यांगता का बोझ है। लेकिन हमने उसी दिन कसमें खाई थी कि नहीं, हम जब जिस फील्ड में जाएंगे, अगर इस मास्टर बनेंगे तो एजुकेशन के मतलब जिस फील्ड में जाएंगे, हम दिव्यांगों को भरपूर जो सहयोग करेंगे। आप तो सामाजिक तौर पे भी काफ़ी जागरूक रखते हैं, पैर से सख्त होने के बावजूद आपका हौसला काफ़ी बुलंद है, बच्चों के बीच आप ये संदेश देते हैं और काफ़ी कुछ इस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए। तो वही बता रहे हैं कि जब तक हम पढ़ना शुरू किए, दिव्यांग बच्चों को हमने प्रण किया कि दिव्यांग बच्चों को अनपढ़ नहीं रहने देंगे। तब से मैंने 2008 से मैंने इस कोचिंग को स्टार्ट किया यहाँ पे। 2000 से एक बच्चा को बुला करके बच्चा को मैंने शिक्षा देना शुरू किया, पढ़ा दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क। अभी भी मेरे यहाँ दिव्यांग बच्चे निःशुल्क पढ़ते हैं, पैसा नहीं होता है, फॉर्म भरने का, नाम लिखाने का भी किसी का पैसा देते हैं। और दिव्यांगों का तो हर सेक्टर में, आज दिव्यांग के अधिकार के लिए मैंने खुद सरकार से लड़ने का काम कर रहे हैं। कुछ दिन पहले भी हम लोगों का धरना था गांधी मैदान में, फिर बापू सभागार में 5 मार्च को हमने होली मिलन समारोह किया, जिसमें खान सर भी आए थे, उद्योग मंत्री भी आए थे, बड़े बड़े नेताओं के साथ मेरी बात हुई, हमने वहाँ बात किया। हमारी संस्था जो है दिव्यांगों के शिक्षा के साथ साथ रोजगार में कैसे आएँ, है ना, इसके चूँकि दिव्यांगता आज के डेट में बोझ समझ रहा था लोग, हम खुद इसको झोले हैं, लेकिन हम प्रण कर ले हैं कि दिव्यांग को बोझ नहीं होने देंगे, वो अपना करियर यूज करेगा। अब हम प्लान बना रहे हैं कि ऐसी दिव्यांग महिलाएं जो सिलाई विलाई जानती हैं, उनका एक सेंटर खोल रहे हैं, उसमें रोज़गार उन लोगों को इन्वेस्ट करेंगे, रोज़गार के माध्यम से आगे बढ़ाने का हम काम करें। दिव्यांगता के क्षेत्र में मैंने हम बहुत सोच रहे हैं दिव्यांग को आगे ले जाएं, क्योंकि हम खुद दिव्यांग हैं, क्योंकि जिसको घाव होता है वही घाव का दर्द समझता है। हम दिव्यांग हैं, इसकी लोग सहानुभूति देने तो जरूर आ जाते हैं, तो भैया हमको सहानुभूति की ज़रूरत नहीं है, दिव्यांगता कोई बोझ नहीं है, हाँ साथ देने की ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है। और सहायता भगवान राम को भी पड़ी थी बांदरों से, लोगों से। हम तो आम इंसान, हमको सहानुभूति नहीं दीजिए। बहुत नेताएं कहते हैं हम आपके साथ सहानुभूति है, सहानुभूति हमको नहीं चाहिए, हमको सहायता चाहिए। और उस दिव्यांग लोगों को सशक्त करने में हमारी टीम, हम खुद लगे हुए हैं रात दिन। और शिक्षा के क्षेत्र में दिव्यांग को साथ साथ अन्य बच्चे भी हैं, उनको भी रात दिन काफ़ी सराहनीय कदम है ये आपका सर। अब हम बच्चों की अगर शिक्षा पे बात किए, अब शिक्षा को कैसे वो बढ़ावा दें हम, और वो किस तरीके से अपना रूटीन मैनेजमेंट करें, सेल्फ स्टडी कैसे करें, इस बारे में आप कुछ बताइए। हाँ देखिए, सफलता का मात्र 3 उपाय है, मैंने नियम है। सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस अपने आप में होना चाहिए, दूसरा सेल्फ स्टडी होना चाहिए। सेल्फ स्टडी का इतना मायने चीज़ है कि सेल्फ स्टडी के द्वारा बच्चा कोचिंग भी नहीं जाता हो, ट्यूशन भी नहीं जाता हो, लेकिन सेल्फ स्टडी करता है तो वह जीवन में जो भी हासिल करना चाहता है वो हासिल कर लेगा। सेल्फ स्टडी बच्चों को चाहिए कि जो टीचर पढ़ा दिए उसको तो अव्वल करना ही है, क्लास में ध्यानपूर्वक सुनना ही है, प्लस में सेल्फ स्टडी पर विशेष ध्यान दें।
सेल्फ स्टडी जब तक नहीं करेंगे, चूंकि ऐसे टीचर भी कहा गया है सेल्फ स्टडी इज बेस्ट स्टडी। बिल्कुल सेल्फ स्टडी से बच्चे तो शिक्षा क्या करते हैं कि मार्गदर्शक होते हैं, हम लोग बता देते हैं, फॉलो करना उनका चीज़ है। बच्चे फॉलो नहीं करेंगे, अच्छा बच्चे किताबी कीड़ा नहीं बने। अगर सक्सेस करना है बच्चों को तो किताबी कीड़ा नहीं बने, एक ही किताब को ना पढ़ें, 3-4 किताब 3-4 राइटर का किताब पढ़ें, कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है। और हम उन शिक्षकों से भी आग्रह करना चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को किसी एक किताब तक सीमित नहीं रखिए, जो कहते हैं कि नहीं भारतीय भवन से पढ़ो, चाहे एसएफ से पढ़ो, चाहे सीएफ से पढ़ो, कुछ नहीं। आप उनको स्वतंत्र छोड़िए, स्वतंत्र छोड़ेंगे तब वो लेबर करेंगे। सेल्फ स्टडी करें, 2-3 किताब से पढ़ें, ऑटोमेटिक है कि 4-5 घंटे किताब के साथ वो पढ़ेंगे। तो सेल्फ स्टडी बच्चों को चाहिए कि सेल्फ स्टडी करें, और सेल्फ स्टडी के लिए एक शांत पीसफुल जगह की आवश्यकता होती है, जो घर में इन्वायरमेंट नहीं होता है। इसको ध्यान में देखते हुए हमने भी बताया कि मैंने लाइब्रेरी का भी किया है। हम अपने बच्चों को, चाहे इंटर का हो चाहे यहाँ का हो, हम अपने बच्चों को लाइब्रेरी में बैठाते हैं, उनको पीसफुली रूप से शांति इन्वायरमेंट देकर उनको आगे गाइड करके उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। कुछ बच्चों का हमेशा सवाल होता है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, एक घर मतलब प्रतिदिन कितना टाइम दे पढ़ाई पे। देखिए टाइम मैनेजमेंट करने का मतलब बच्चा खुद डिसीजन करे कि वो किस काम कर रहा। कुछ कुछ बच्चे बहुत भी ऐसे हैं कि जो पढ़ कर माने काम करके पढ़ना होता, तो टाइम मैनेजमेंट वो अपने अनुकूल करें कि किस तरह का उनका घर का इन्वायरमेंट है, कब वो पढ़ना चाहते हैं, कब उनका शांति रहता है, कब कर सकते हैं। ऐसा टाइम मैनेजमेंट की बात है कि जो मान लें कि अब जो मैट्रिक का स्टूडेंट हैं या जो इंटर का स्टूडेंट हैं, मिनिमम उनको 8 घंटा घर पर पढ़ना चाहिए, मिनिमम 8 घंटा घर पर पढ़ना चाहिए कोचिंग को छोड़कर। और ये भी जैसे 4 सब्जेक्ट है तो मैथ लिए हैं तो 3 घंटा उस पर तोड़ तोड़ के पढ़ें, 2 घंटा सुबह अलग विषयों पे अलग अलग टाइमिंग, अलग अलग टाइम दे, लगातार नहीं। लगातार बैठिएगा तो लगातार में एक साथ आप 8 घंटा नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि सीटिंग कैपेसिटी जो आईएएस का तैयारी करते हैं वो 10 घंटा 12 घंटा 14 घंटा बैठ सकते हैं, लेकिन इंटर का बच्चे मैट्रिक का बच्चे एक साथ 8 घंटे नहीं बैठ सकते हैं। 3 घंटा आप किसी भी समय मिल रहा है, 3 घंटा आप मैथ बना लीजिए, उसके बाद फिर ब्रेक ले लीजिए, कुछ कर लीजिए, उसके बाद अपना ऐसे एंटरटेन कर लीजिए। एंटरटेन कर कुछ संगीत सुन लीजिए या फिर दूसरा किताब पढ़ लीजिए, उसके 10 ब्रेक करने के बाद फिर दूसरा सब्जेक्ट पर पढ़िए। तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, अच्छा से मैनेजमेंट हो जाता है। दूसरी आज के बच्चों का सबसे बड़ी चीज़ क्या है, निगेटिव जा रहा है ना, उनको मैंने डिस्करेज कर रहा शिक्षा के प्रति, तो वो है मोबाइल। मोबाइल से बच्चों के इतना लगाव हो गया है कि जिस तरह से हम लोग को जैसे दवाई की ज़रूरत होता है ज़िंदगी में, वो दवाई समझ लिया मोबाइल को। इनसे दुनिया बनाना होगा। जब तक मोबाइल से, आज के बच्चे मोबाइल का मिसयूज कर रहे हैं, यूज नहीं कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं। अब मिसयूज में ज़्यादा लड़के लड़कियां भटक रहे हैं, गलत काम पे उतर जा रहे हैं। वो पढ़ाई का, वो मम्मी पापा से बोलते हैं, चूँकि हमारा जो सरकार था लॉकडाउन में कर दिया गया डिजिटल इंडिया हो रहा है, ठीक है। ये डिजिटल इंडिया का मतलब जो है नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं बच्चे लोग। घर में बड़ा बड़ा मोबाइल खरीदवा दे रहे हैं कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, लेकिन वो पढ़ नहीं रहे हैं, उसके साथ तो दुरुपयोग कर रहे हैं। तो हम जो बच्चे अपने ज़िंदगी में सफलता चाहते हैं, मोबाइल रखें, ये हम नहीं करें कि मोबाइल ना रखें, मोबाइल रखें, लेकिन मोबाइल पर ज़्यादा समय ना देकर, है ना, जो आपके लायक की बात करी जा रही है, मोबाइल से पढ़ाई भी हो रहा है, उसको पढ़ाई वाला काम कीजिए, ना तो दुरुपयोग वाला नहीं। तो मोबाइल से दूरियां बना करके आप अपने जीवन को संवार सकते हैं, सेल्फ स्टडी करके संवार सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट तो जीवन का एक हिस्सा है। जब कोई अगर आप किसी में मैनेजमेंट एक ऐसा चीज़ है, चाहे लाइफ मैनेजमेंट हो, टाइम मैनेजमेंट हो, मैनेजमेंट एक ऐसी वर्ड है जो जीवन को संभालने का काम करता है, और जिसके पास मैनेजमेंट नहीं है वो नहीं समझ सकता है। बहुत सारे बच्चे, अच्छा हम ये भी कहना चाहते हैं बच्चों को जो अभी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, चाहे 10th में भी हैं चाहे 12th में भी, एक टारगेट फिक्स कीजिए। एक अपने जैसे होता है कि अपने जीवन में गोल फिक्स करना होता है, हमको ये गोल होना चाहिए। बिना गोल का, हाँ तैयार, बिना गोल का आप पढ़ रहे हैं तो एक देहात में कहावत है कि बिना पेंदी का लोटा, वही हाल हो जाएगा। जब तक आप गोल नहीं, टारगेट फिक्स नहीं किए हैं, तब तक आपको कोई मुकामे नहीं। जैसे हमको औरंगाबाद पहुंचना, हम देहात में हैं, हमको पटना पहुंचना है, तो हमको तो रास्ता फिक्स करना, मेरा टारगेट है पटना पहुंचने के लिए, तो हम
किसी भी तरह से पहुंच सकते हैं। मेरा टारगेट है पटना पहुंचना। हमारा टारगेट रहेगा, अभी मैट्रिक वाले इंटर वाले बच्चों का टारगेट होता है कि हम अव्वल करें, स्टेट में नंबर लाएं। तो उनको टारगेट एक फिक्स करना चाहिए कि हमको कितना परसेंट लाना है, 99% लाना है कि 100% लाना है कि 60% लाना है कि 40% लाना है। अगर आप ज़्यादा का रखते हैं, 99.99% का आप टारगेट रखते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब टारगेट हमारा हाई होगा तो मेहनत हम हाई करेंगे। क्योंकि महात्मा गांधी बोले कि लो थिंक इज क्राइम, है ना, नीचा सोचने का अपराध है, हमेशा हाई थिंकिंग सोचो, ऊंचा सोचो। तो उसके लिए संघर्ष करना चाहिए। अब जब मेरा हाई थिंक रहेगा, हाई मेरा गोल रहेगा, तो हाई लेवल करना ही होगा। जब हाई लेवल करेंगे तो गारंटी है कि मेरी सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो मैं बच्चों को बताना चाहता हूँ कि मैंने आप जब भी सफलता प्राप्त, ये 4 चीज़ जो है, 3 चीज़ जो है, आप अपने जीवन में अहम बनाइए और इसके पक्ष में इसको लेकर आप अपने टारगेट करें, मेहनत करें, सफलता ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद सर। आज हम औरंगाबाद के विनोद ट्यूटोरियल में मौजूद थे। हमारे साथ विनोद ट्यूटोरियल के निर्देशक विनोद सर थे, जिन्होंने औरंगाबाद में शिक्षा को लेकर इनका अब तक का क्या अनुभव रहा है हम सबों के बीच साझा किया, और बच्चों को किन किन बिंदुओं पर खासकर ध्यान देना चाहिए पढ़ाई को लेकर ये भी बताया। और इनका काफ़ी अच्छा संघर्ष रहा है, ये काफ़ी संघर्ष करके इतने आगे बढ़े हैं और बच्चों के बीच शिक्षा दे रहे हैं, और काफ़ी अच्छे अच्छे कदम भी उठाया है इन्होंने औरंगाबाद में शिक्षा के लिए। आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। कैमरामैन अंकित के साथ मैं करिश्मा सिंह, सिटी न्यूज़, औरंगाबाद, बिहार।